अपने सैंडल के हील में छुपाया गया एक छोटा सा पुर्जा निकालती है। तांबे के तार को गुप्त तरीके से एंटीना बनाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बाहर गार्ड के जूतों की आवाज सुनाई दे रही है। अगर दरवाजा खुला तो मौत पक्की है। 16 दिसंबर 1971, ढाका का रेस कोर्स मैदान। पूरी दुनिया ने देखा कि कैसे 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने भारत के सामने घुटने टेके थे। ये भारत की सबसे बड़ी सैन्य जीत थी। हम जनरल सैम मानेकशॉ को जानते हैं, हम अपने वीर सैनिकों को जानते हैं, लेकिन क्या आप उस 20 साल की कश्मीरी लड़की को जानते हैं जिसने अपनी चूड़ियों की खनक और अपनी आंखों की मासूमियत के पीछे पाकिस्तान की तबाही का नक्शा छुपा रखा था? एक ऐसी लड़की जिसने अपने सुहाग की सेज को मौत के कुएं में बदल दिया ताकि तिरंगा ऊंचा रहे। आज कहानी उसी गुमनाम नायिका की, सहमत खान की। कश्मीर की हसीन वादियां जहां चिनार के पत्ते गिर रहे थे। सहमत खान एक साधारण कॉलेज छात्रा थी। उसके पास सपने थे, एक प्रेमी था और एक चुलबुली मुस्कान थी। लेकिन उसके पिता हिदायत खान के पास एक राज था। दुनिया के लिए वो एक कारोबारी थे, लेकिन हकीकत में वो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के सबसे पुराने और वफादार एसेट थे। बेटा, ये शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ये वतन सलामत रहना चाहिए। मेरी रगों में दौड़ने वाला खून और मेरा ये कारोबार सब इस मुल्क की अमानत है। मैं जा रहा हूं, लेकिन क्या मेरी बेटी मेरी जगह इस अमानत की हिफाजत करेगी? पिता को फेफड़ों का कैंसर था, उनके पास वक्त कम था और पाकिस्तान युद्ध की तैयारी कर रहा था। हिदायत खान ने अपनी बेटी से उसकी जिंदगी मांग ली। उन्होंने शर्त रखी, सहमत को पाकिस्तानी ब्रिगेडियर सैयद के बेटे कैप्टन इकबाल सैयद से निकाह करना होगा और पाकिस्तान के सैन्य गलियारों में भारत की आंख और कान बनना होगा। क्या एक 20 साल की लड़की जिसने कभी हाथ में सुई भी नहीं चुभोई थी, वो दुश्मन के घर में खंजर लेकर उतरने को तैयार होगी? सहमत की आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में हिंदुस्तान। उसने बस इतना कहा, अब्बा, आपने मुझे वतन के लिए पाला है, वतन के काम ही आऊंगी। सहमत की सगाई टूट गई, उसके सपने दफन हो गए। अब शुरू हुई उसकी असली पहचान की तैयारी। उसे रॉ की ट्रेनिंग कैंप ले जाया गया। सोचिए, जहां लड़कियां अपनी शादी के लिए लहंगे चुनती हैं, वहां सहमत मोर्स कोड सीख रही थी। जहां वो मेहंदी के डिजाइन देखती, वहां उसे सिखाया जा रहा था कि कैसे एक पतले से तार को बाथरूम की पाइप से जोड़कर हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर बनाया जाता है। याद रखना सहमत, सरहद के उस पार तुम अकेले होगे। अगर पकड़ी गई तो भारत तुम्हें पहचानने से इनकार कर देगा। तुम्हारे पास कोई बैकअप नहीं होगा। तुम्हारी एक गलती और सिर्फ तुम्हारी मौत नहीं, पूरे भारत का अपमान होगा। सहमत को सिखाया गया कि कैसे मीठी बातों से राज उगलवाए जाते हैं, कैसे जहर का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे अपने चेहरे पर डर को आने से रोका जाता है। उसकी मासूमियत को एक हथियार बनाया जा रहा था। शादी का दिन आया। रावलपिंडी का वो आलीशान बंगला जहां पाकिस्तानी सेना के बड़े बड़े अफसर मौजूद थे। सहमत खान लाल जोड़े में सजी दुल्हन बनकर सरहद पार कर गई। ब्रिगेडियर सैयद ने उसका स्वागत एक बहू की तरह किया, लेकिन सहमत जानती थी कि वो शेर की मांद में है। उसका शौहर कैप्टन इकबाल सैयद एक नेक इंसान था। वो सहमत से मोहब्बत करने लगा था और यही सहमत की सबसे बड़ी चुनौती थी। इकबाल की आंखों में मेरे लिए प्यार है और मेरी आंखों में उसके वतन की बर्बादी का नक्शा। क्या मैं एक पत्नी का फर्ज निभाऊं या एक हिंदुस्तानी का? नहीं सहमत, दिल पर पत्थर रख ले। तू यहां मोहब्बत करने नहीं, जंग जीतने आई है। रात का सन्नाटा, पूरा सैयद परिवार सो रहा था। सहमत दबे पांव बाथरूम में जाती है। वो अपने सैंडल के हील में छुपाया गया एक छोटा सा पुर्जा निकालती है। तांबे के तार को गुप्त तरीके से एंटीना बनाती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। बाहर गार्ड के जूतों की आवाज सुनाई दे रही है। अगर दरवाजा खुला तो मौत पक्की है। लेकिन सहमत के दिमाग में भारत का नक्शा घूम रहा था। उसने उंगलियां चलाईं। टिक 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 टिक। ये मोर्स कोड था। वो पाकिस्तान के उन गुप्त ठिकानों की जानकारी भेज रही थी जहां भारतीय विमानों पर हमला करने की योजना बन रही थी। दिल्ली में बैठे अफसरों के चेहरे पर चमक आ गई। हनीमून पर गई उस लड़की ने अपना पहला धमाका कर दिया था। लेकिन खतरा जितना करीब था, सहमत ने सोचा भी नहीं था।
घर का एक पुराना नौकर अब्दुल सहमत की हरकतों पर शक करने लगा था। उसे लगा कि नई बहू रात को बाथरूम में इतनी देर क्या करती है, क्यों उसकी नजरें हमेशा ब्रिगेडियर की फाइलों पर टिकी रहती हैं। एक रात जब सहमत सिग्नल भेज रही थी, तभी दरवाजे पर एक साया उभरा। अब्दुल ने उसे देख लिया था। सहमत के हाथ में ट्रांसमीटर था और सामने वो गवाह जो उसकी और भारत की साख को मिटा सकता था। क्या सहमत एक बेगुनाह का कत्ल कर पाएगी? क्या एक जासूस की मजबूरी उसकी इंसानियत को मार देगी? और क्या है वो ऑपरेशन PNS गाजी जिसने भारतीय नौसेना की नींद उड़ा दी थी? सहमत का असली इम्तिहान तो अब शुरू होने वाला था, जहां उसे चुनना था अपना ज़मीर या अपना देश। पिछले भाग में हमने देखा कि सहमत दुश्मन के घर में रॉ की आंख बनकर घुस तो गई, लेकिन नौकर अब्दुल ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अब सहमत के सामने दो रास्ते थे, या तो सरेंडर कर दे और भारत का मिशन तबाह होने दे, या फिर अपने हाथों को पहली बार खून से रंगे। एक जासूस के लिए इंसानियत अक्सर एक बोझ बन जाती है। आज आप देखेंगे कि कैसे एक कोमल दिल वाली कश्मीरी लड़की भारत की सबसे खतरनाक एसेट में तब्दील हो गई। अब्दुल ने देख लिया था कि सहमत बाथरूम में कोड भेज रही है। वो शोर मचाने ही वाला था कि सहमत ने उसे रोका। उसकी आंखों में वो मासूमियत नहीं बल्कि एक खूंखार चमक थी। उसे पता था कि अगर अब्दुल कमरे से बाहर गया तो सुबह का सूरज भारत के लिए हार लेकर आएगा। सहमत ने अब्दुल का पीछा किया। उस रात मूसलाधार बारिश हो रही थी। रावलपिंडी की सुनसान सड़क पर सहमत ने एक ट्रक के नीचे अब्दुल को कुचल दिया। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक जासूस की ठंडी और सोची समझी चाल थी। अब्दुल चाचा, मुझे माफ कर देना। आप बुरे नहीं थे, लेकिन मेरा मुल्क आपसे ज्यादा जरूरी है। जब वो घर लौटी तो उसके कपड़ों पर खून के छींटे थे और रूह पर एक कभी न मिटने वाला दाग। लेकिन रुकने का वक्त नहीं था। असली तूफान तो अभी आना बाकी था। दिसंबर 1971 की आहट सुनाई दे रही थी। पाकिस्तानी सेना के हेडक्वार्टर में हलचल तेज थी। एक शाम ब्रिगेडियर सैयद के घर पर एक खुफिया मीटिंग हुई। सहमत, जो अब एक परफेक्ट बहू बन चुकी थी, चाय की ट्रे लेकर कमरे में दाखिल हुई। वहां नक्शे बिछे थे और एक नाम बार बार गूंज रहा था, PNS गाजी। पाकिस्तान की सबसे ताकतवर सबमरीन गाजी को एक सीक्रेट मिशन पर भेजा जा रहा था। उसका निशाना था INS विक्रांत, भारत का गौरव और समंदर का राजा। पाकिस्तान का प्लान सीधा था, विक्रांत को समंदर की तह में दफन कर दो ताकि भारतीय नौसेना की कमर टूट जाए। अगर हमने विक्रांत को डुबो दिया तो विशाखापत्तनम हमारा होगा। इंडिया संभल भी नहीं पाएगा और हम जंग जीत जाएंगे। सहमत के कान खड़े हो गए। उसने फौरन ये जानकारी दिल्ली पहुंचानी थी, लेकिन अब खतरा दोगुना था। घर में अब्दुल की मौत के बाद चौकसी बढ़ गई थी। सहमत ने अपनी जान हथेली पर रखकर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल भेजा। गाजी निकल चुका है, विशाखापट्टनम खतरे में है, विक्रांत को बचाओ। दिल्ली में रॉ और इंडियन नेवी के बीच आपातकालीन मीटिंग हुई। भारत ने एक ऐसी चाल चली जिसे आज भी दुनिया के नेवल इतिहास में पढ़ाया जाता है। उन्होंने INS विक्रांत को चुपके से अंडमान की तरफ भेज दिया और विशाखापट्टनम में एक छलावा खड़ा किया। उन्होंने पुराने जहाज INS राजपूत को इस तरह इस्तेमाल किया जैसे वही विक्रांत हो। पाकिस्तानी सबमरीन गाजी ने जाल में फंसकर हमला किया, लेकिन भारत के बिछाए हुए माइंस ने गाजी के ही चीथड़े उड़ा दिए। 93 पाकिस्तानी नौसैनिक समंदर में समा गए। यह भारत की बहुत बड़ी जीत थी और इस जीत की असली सूत्रधार कोई जनरल नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक बेडरूम में बैठी वो लड़की थी जो हर पल मौत के साए में जी रही थी। लेकिन खुशियां ज्यादा देर नहीं टिकीं। इकबाल का बड़ा भाई मेजर महबूब, जो कि मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, उसे शक होने लगा। उसे लगा कि घर की खबरें बाहर जा रही हैं। उसने घर में छिपे हुए कैमरे लगवा दिए और सहमत की हर हरकत को ट्रैक करना शुरू किया। एक दिन महबूब को सहमत के कमरे से मोर्स कोड की पर्चियां मिल गईं। सहमत पकड़ी जाने वाली थी। उसने देखा कि महबूब फोन उठाकर हेडक्वार्टर को इन्फॉर्म करने वाला है। सहमत, मुझे पहले ही शक था तुम एक नागिन हो जो हमारे ही घर में पली। आज तुम्हारी हकीकत सबके सामने आएगी।
सहमत ने बिना सोचे समझे महबूब की चाय में जहर मिला दिया। उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, लेकिन अगर वो पकड़ी जाती तो भारत के अगले सारे प्लान चौपट हो जाते। महबूब की तड़पते हुए मौत हुई। सहमत ने एक ही परिवार के 2 लोगों को मार दिया था, एक वो जो उसे बेटी मानता था और एक वो जो उसका जेठ था। सोचिए उस लड़की के दिल पर क्या गुजर रही होगी जो अपने वतन के लिए अपने ही हाथों अपना घर उजाड़ रही थी। सहमत का शौहर इकबाल सैयद उससे बेपनाह मोहब्बत करता था। वो सहमत के लिए तोहफे लाता, उसकी परवाह करता। सहमत जब भी उसे देखती उसका दिल फट जाता। इकबाल, काश हम एक आम इंसान होते, काश हमारे बीच ये सरहदें ना होती। तुम एक अच्छे इंसान हो, लेकिन मैं एक हिंदुस्तानी जासूस हूं। तुम्हारी मोहब्बत मेरी कमजोरी नहीं बन सकती, क्योंकि मेरा पहला प्यार तिरंगा है। अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। पाकिस्तानी सेना को यकीन हो गया था कि उनके बीच कोई गद्दार है। पूरे रावलपिंडी में नाकेबंदी कर दी गई। रॉ को समझ आ गया कि सहमत का मिशन खत्म हो चुका है और अब उसे वहां से निकालना मौत को दावत देने जैसा है। तभी दिल्ली से एक मैसेज आया, सहमत वापस आ जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। सहमत घर से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी चारों तरफ से पाकिस्तानी गाड़ियों के सायरन सुनाई देते हैं। उसे घेर लिया गया है। सामने उसका शौहर इकबाल खड़ा है, जिसकी आंखों में प्यार की जगह अब नफरत और यकीन टूटने का दर्द है। क्या सहमत पाकिस्तान की सलाखों के पीछे दम तोड़ देगी? क्या इकबाल अपनी पत्नी को गोली मार देगा? और उस बच्चे का क्या जो सहमत की कोख में पल रहा है, एक हिंदुस्तानी मां और एक पाकिस्तानी पिता का बच्चा। सहमत खान की कहानी का सबसे दर्दनाक और चौंकाने वाला मोड़ अभी बाकी है। पिछले भाग में हमने देखा कि सहमत चारों तरफ से घिर चुकी थी। उसका राज खुल चुका था और उसके सामने खड़ा था उसका अपना शौहर इकबाल। जासूसी की दुनिया का सबसे कड़वा सच यही है, यहां कोई अपना नहीं होता। क्या सहमत जिंदा वापस लौट पाएगी या उसका अंत उसी मिट्टी में होगा जहां उसने जासूसी की? पाकिस्तानी सेना ने घर को घेर लिया था। इकबाल सैयद की आंखों में आंसू थे और हाथ में पिस्तौल। वो चिल्लाया, क्यों सहमत, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या मेरा प्यार काफी नहीं था? सहमत की आंखों में भी आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज में गजब की दृढ़ता थी। उसने कहा, इकबाल, तुमने अपना फर्ज निभाया, मैंने अपना। तुम अपने मुल्क के वफादार रहे, मैं अपने वतन की। मुझे माफ मत करना। ये मुल्क पहले आता है और हमेशा रहेगा। उसी वक्त रॉ के एजेंट्स ने एक खतरनाक रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अफरा तफरी और गोलियों की गूंज के बीच एक बम धमाका हुआ। उस धुएं का फायदा उठाकर सहमत को वहां से निकाला गया, लेकिन जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। वो घर, वो इंसान जिससे उसने प्यार किया था, सब कुछ जल रहा था। सहमत बच तो गई, लेकिन उसकी आत्मा वहीं दफन हो गई। सहमत जब भारतीय सरहद पर पहुंची तो उसका स्वागत किसी हीरो की तरह नहीं हुआ। जासूसों का स्वागत ढोल नगाड़ों से नहीं, बल्कि अंधेरे कमरों में पूछताछ से होता है। उसे दिल्ली लाया गया। उसने भारत को वो जीत दिलाई थी जिसकी कीमत करोड़ों इंसानों की जान होती। लेकिन सहमत टूट चुकी थी। उसने अपने पिता का आखिरी वादा पूरा किया था। उसने गाजी को डुबोया था। उसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी, मगर बदले में उसने क्या पाया? उसने एक बेगुनाह नौकर का कत्ल किया, अपने जेठ को जहर दिया और अपने शौहर को मौत के मुंह में छोड़ आई। मुझे कोई मेडल नहीं चाहिए, मुझे कोई नाम नहीं चाहिए, मुझे बस अकेला छोड़ दो। मैंने अपने वतन के लिए वो सब किया जो एक इंसान कभी नहीं करना चाहेगा। भारत लौटने के बाद सहमत को पता चला कि वो गर्भवती है। उसकी कोख में पल रहा बच्चा इकबाल का था, उस दुश्मन का जिससे वो नफरत नहीं कर पाई थी। लोगों ने कहा कि ये बच्चा पाकिस्तान की निशानी है, लेकिन सहमत ने कहा, नहीं, ये एक हिंदुस्तानी माँ का बेटा है और ये मेरे वतन की सेवा करेगा। वो पंजाब के एक छोटे से गांव मालेर कोटला में गुमनामी की जिंदगी जीने चली गई। एक जासूस जिसने इतिहास बदल दिया था, अब एक छोटी सी कोठरी में बच्चों को पढ़ाती थी। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि वो कौन है,
उसकी पहचान सिर्फ एक खामोश उस्तानी जी की बन के रह गई। सहमत ने अपने बेटे समर खान को पाला, उसे देश प्रेम के वो संस्कार दिए जो शायद ही किसी को मिलते हों। और जानते हैं आगे क्या हुआ? वही समर खान जो एक पाकिस्तानी ऑफिसर और एक हिंदुस्तानी जासूस का बेटा था, बड़ा होकर भारतीय सेना में ऑफिसर बना। जब 1999 का कारगिल युद्ध हुआ तो समर खान अपनी पलटन के साथ सरहद पर सीना तान कर खड़ा था। सहमत ने अपने खून को फिर से वतन की रक्षा में लगा दिया। यही थी उसकी असली जीत। साल 1999। लेखक और पूर्व नेवल ऑफिसर हरिंदर सिक्का कारगिल के दौरान एक खुफिया जानकारी जुटा रहे थे। तभी उन्हें एक बूढ़ी महिला के बारे में पता चला जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। 8 साल की कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद उन्होंने सहमत खान की पहचान खोजी। जब वे सहमत से मिले तो वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। सिक्का ने उनसे पूछा, आपने इतना सब क्यों किया? दुनिया को पता चलना चाहिए कि आपने भारत को बचाया है। सहमत ने बस इतना कहा, वतन के लिए जो किया उसका ढिंढोरा क्या पीटना। अप्रैल 2018 में सहमत खान ने अपनी आखिरी सांस ली। उनकी मौत की खबर अखबारों की हेडलाइन नहीं बनी, उन्हें कोई पद्मश्री नहीं मिला, वे चुपचाप मिट्टी में मिल गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक जासूस को होना चाहिए। दोस्तों, आज हम सुरक्षित हैं क्योंकि सहमत खान जैसे हजारों जासूस अंधेरी गलियों में अपनी जान की बाजी लगाते हैं। सहमत खान ने हमें सिखाया कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर बंदूक चलाने का नाम नहीं है, बल्कि अपनी आत्मा को मार कर भी वतन को जिंदा रखने का नाम है। सहमत खान मर कर भी अमर है। जब भी भारत का INS विक्रांत समंदर की लहरों को चीरता है, वो सहमत खान की बहादुरी की गवाही देता है। सलाम है हिंदुस्तान की इस बेटी को। जय हिंद। अगर सहमत खान की इस कहानी ने आपकी रूह को छुआ है तो इस वीडियो को हर हिंदुस्तानी तक पहुंचाइए। कमेंट्स में जय हिंद जरूर लिखें और हमारे इन अनसुने हीरोज को याद रखें। सब्सक्राइब करें ऐसी ही और कहानियों के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नहीं चाहिए। नीचे पगडंडी पर 2 काले रंग की SUV गाड़ियां धूल उड़ाती हुई सौदागर, कोड नेम कोबरा। वह कोई विदेशी नहीं बल्कि देश का ही एक पूर्व प्रभाव गुर्गों पर चिल्लाते हुए कहा। जैसे ही गाड़ियां नदी के पास पहुंची, आसमान से एक सफेद रोशनी सर्च लाइट ने उन्हें नहला दिया। ऑटोमेटिक हथियारों ने आग उगलना शुरू कर दिया। गोलियां हेलीकॉप्टर के धात्विक शरीर से टकराकर चिंगारियां पैदा कर रही थी और सांसें रुकी हुई थीं। नदी की लहरों पर एक मोटर बोट कोबरा का इंतजार कर रही थी। कोबरा अपनी उड़ाती हुई निकल गई। यह एक चेतावनी थी, लेकिन कोबरा रुका नहीं। दूसरी गोली मीरा ने नाव के हेलीकॉप्टर से नीचे कूदे हुए हवा में ही गोलियां बरसा रहे थे। जमीन पर उतरते ही उन्होंने पानी में खड़ा था। सामने जलती हुई नाव थी और पीछे मौत बनकर खड़े कमांडो। तभी जंगीरे कोबरा की तरफ बढ़े। खेल खत्म हो गया। कोबरा, अब यह ब्रीफ केस मुझे दे दो। कोबरा, पागलों, अगर मैं मरा तो ये मॉरिस ब्लूप्रिंट्स भी राख हो जाएंगे। मुझे जाने दो। SSP सूर्यवंशी और कर्नल विक्रम भी वैसे लोग वर्दी और वतन की कीमत कभी नहीं समझ सकते। कोबरा ने डेटोनेटर पर उंगली रखी ही थी कि अचानक कंधे को चीर गई। डेटोनेटर उसके हाथ से छूटकर पानी में जा गिरा। मेजर समर ने झपटकर कोबरा को दबके नाम। सुबह की पहली किरण राजस्थान की पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थी। चेक पोस्ट वैन में डाला गया। उनकी वर्दियां छिन चुकी थीं। उनके कंधों से सितारे नोच लिए गए थे। वे अब सिर्फ आने के लिए। मैं आपका आभारी हूं। आज से यह हाईवे सुरक्षित है, सूर्यवंशी ने गर्व से कहा। आंखों में जीत की चमक थी। SSP साहब वर्दी का रंग चाहे खाकी हो या जैतूनी खून, सबका एक ही सुनहरी रोशनी में हाईवे की काली सड़क अब चमक रही थी। राजस्थान का वो आतंक अब एक मिसाल बन चुका था। सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है और इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन करना संयोग होगा। इस कहानी में दिखाए गए सभी दृश्य और पात्र फिल्म निर्माण की रचनात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा और पुलिस बल की निष्ठा और उनके बलिदान का पूर्ण सम्मान करते हैं। और यह कहानी केवल